अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हुनैन बिन इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो क्या डेवलपमेंट है वो आज की वीडियो में आपसे शेयर की जाएगी। ये वो डेवलपमेंट है जो पिछले 6-7 माह से पाकिस्तानी सियासत में, पाकिस्तानी हलकों में ज़ेरे बहस रही है। अपोजिशन जमात हो या हुकूमती इत्तेहाद, दोनों के दरमियान इस डेवलपमेंट से लेकर तनाव बढ़ता जा रहा था रोज़ बरोज़। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान समेत दुनिया के पड़ोसी ममालिक भी इस पर बहस कर रहे हैं और उनमें हलचल मच चुकी है। अगर आप इस वक्त इंडियन न्यूज़ चैनल लगाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि उनको कितना खौफ है पाकिस्तान की इतनी बड़ी डेवलपमेंट से। आखिर ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है कि जो इंडिया को खौफ में मुब्तला कर दिया है और पाकिस्तान के बेशतर हलकों में भी खौफ है। इस बात का क्यों खौफ किया जा रहा है, क्यों इस बात से परेशानी जाहिर की जा रही है, ये तमाम बातें आपको आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और अहम बात मैं ये करता चलूँ कि इस डेवलपमेंट के अहम किरदारों में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब, सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब, और ये तो दोनों हो गए सरकारी ओहदे। इसके अलावा एक अहम ओहदा, एक अहम रुकन सरगर्म रहे हैं इस पूरी डेवलपमेंट में, और वो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, जिनका इस सरकारी ओहदों से कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं रहा। उसके बावजूद भी वो इसमें रुकावटें डालने की कोशिश भरपूर करते रहे। आज भी इस डेवलपमेंट से पहले वो सदर आरिफ अलवी से उन्होंने मुलाकात की। अच्छा, सदर मुमलिकत ये वो एक वाहिद ओहदा है कि जिसमें आप किसी भी बगैर वजह के किसी एक अहम रुकन से या अहम पार्टी के सरबराह से नहीं मिल सकते, लेकिन सदर मुमलिकत ने इसकी खिलाफ वर्जी की और उन्होंने इमरान खान से जमान पार्क लाहौर में मुलाकात की। उसकी क्या वजह बनी, क्या उन्होंने इस डेवलपमेंट में उनको एतमाद में लेने की कोशिश की? आया अगर वो एतमाद में लेने की कोशिश की तो वो किस हैसियत से ली? इमरान खान कोई सरकारी ओहदा नहीं रखते, बल्कि सिवाय भी नहीं, वो कोई सरकारी ओहदा नहीं रखते। वो सिर्फ एक पार्टी के चेयरमैन हैं, जो सियासी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उसकी चेयरमैन की हैसियत से उन्होंने मुलाकात की। लेकिन ये एक कानून से बालातर होने वाली हरकत उनकी तरफ से की गई। बहरहाल हम बात कर रहे हैं आज जो बड़ी डेवलपमेंट हुई पाकिस्तान में, और इससे बड़ी डेवलपमेंट जो कई माह से पिछले कई अरसे से इसका शोर हुकूमती ऐवानों में और पाकिस्तान भर में फैला हुआ था, वो क्या डेवलपमेंट है हम आपको बताते चले। पाकिस्तान में इस वक्त नए आर्मी चीफ को तैनात कर दिया गया है। यह आर्मी चीफ का नाम है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब, और उसी के साथ साथ एक और तैनाती हुई है जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद साहब। ये दो वो लोग हैं जिनके ऊपर पिछले कई माह से बहस चल रही थी। आज सुबह मरियम औरंगजेब की जानिब से वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं मरियम औरंगजेब की साहिबा की तरफ से ये पैगाम जारी हुआ, और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ होंगे। इसके ऊपर फिर ये बहस चली कि आया सदर मुमलिकत इस समरी पर दस्तखत करेंगे या नहीं करेंगे। अगर वो इस समरी पर दस्तखत नहीं करते तो वो आइन की खिलाफ वर्जी करते, लेकिन उसके साथ साथ हुकूमती हलकों ने, काबीना ने इसी जो ये कानून बना हुआ है सदर मुमलिकत के दस्तखत का, इसमें तरमीम करके ये इख्तियार भी अपने पास ले लिया था। अगर वो दस्तखत ना भी करते तो वो खुद मुतनाज़ा हो जाता और ये फैसला खुद ब खुद कानून बन जाता और नोटिफिकेशन खुद ब खुद जारी किया जा सकता था। मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का ताल्लुक कहाँ से है और इनकी शुरुआत कैसे हुई, और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद का ताल्लुक कहाँ से है और इनकी शुरुआत कैसे हुई। हम बात कर रहे हैं आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की, तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ। रावलपिंडी के इलाके ढेरी हसनाबाद से ताल्लुक रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ने अपनी सर्विस का आगाज ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल के 17वें कोर्स में मंगला से किया था, जिसके बाद इन्हें फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में कमीशन दिया गया था। बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब में भी फराइज अंजाम दिए। आसिम मुनीर ने जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ बतौर ब्रिगेडियर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज भी काम किया है। जनरल कमर जावेद बाजवा उस वक्त 10 कोर कमांड कर रहे थे। अच्छा, जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और आज है 24 नवंबर।
اور اس میں ایک حسین اتفاق یہ ہے کہ جن آرمی چیف جو ابھی تعینات ہوئے ہیں ان کی بات ہم کریں تو ان کی ریٹائرمنٹ میں بھی 2 دن باقی تھے، یعنی کہ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے 2 دن پہلے ریٹائر ہونے والے تھے، لیکن چونکہ ان کو آرمی چیف بنانا تھا تو اس نے GHQ سے ان کے ریٹائرمنٹ کو آگے بڑھایا گیا، تو ان کو آرمی چیف تعینات کیا گیا۔ اپنی سروس کے دوران وہ متعدد پوسٹوں پر تعینات رہے، تاہم ان کی اہم تعیناتی سن 2017 میں بطور ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس تھی، جس کے بعد سن 2018 میں انہیں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ 2019 میں انہیں کور کمانڈر 30 کور یعنی گجرانوالہ میں بھی تعینات کیا گیا تھا، اور اکتوبر 2021 میں انہوں نے اس عہدے کی کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر کے سپرد کی تھی۔ اپنے کیریئر کے دوران وہ لگ بھگ 8 ماہ کے لیے ڈائریکٹر جنرل سروسز انٹیلیجنس یعنی ISI بھی کام کر چکے ہیں۔ ISI کے سربراہ کے طور پر بھی انہوں نے 8 ماہ کام کیا ہے، اور یہ کس کے دور حکومت میں کام کیا ہے یہ بھی آپ کو آگے ملے گا۔ عاصم منیر 3 اسٹار جنرل ہیں اور فی الحال بطور کوارٹر ماسٹر جنرل پاکستان کی فوج میں ڈیوٹی نبھا رہے ہیں۔ عاصم منیر نے محض 8 ماہ کے لیے بطور DG ISI اپنے فرائض انجام دیے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور حکومت میں لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو فقط 8 ماہ تعیناتی کے بعد اس عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، اور ان کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو بطور DG ISI تعینات کر دیا گیا تھا۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ عمران خان صاحب اس تعیناتی کے کیوں خلاف تھے، عمران خان صاحب کیوں یہ شور کر رہے تھے کہ اس تعیناتی کے لیے مجھ سے مشاورت کی جائے، حالانکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس واقعے کے بارے میں ملٹری افسران کا دعویٰ ہے کہ انہیں عمران خان کے کہنے پر ہٹایا گیا تھا، تاہم عمران خان نے اس بارے میں کبھی کوئی وضاحت یا تردید نہیں کی۔ صحافی اعزاز سید ایک سینئر ترین صحافی ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے قریبی ساتھیوں نے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کا نام لے کر انہیں بطور آرمی چیف تعینات کیے جانے سے منع کیا تھا۔ یہ ایک اہم ترین بات ہے جو پچھلے کئی ماہ سے زیر بحث رہی ہے کہ آخر عمران خان اس تعیناتی کے خلاف کیوں ہیں، وہ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ان سے مشورہ کیا جائے، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف نہ تعینات کر دیا جائے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو ISI کے عہدے پر عاصم منیر 8 ماہ کے لیے کام کرتے رہے، انہیں عمران خان صاحب نے ہٹا کر جنرل فیض حمید کو ISI چیف بنایا تھا۔ یہ سارا وہ ڈر تھا، یہ سارا وہ خوف تھا جو انہیں ڈرا رہا تھا، انہیں دھمکا رہا تھا، انہیں تکلیف دے رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان، اچھا یہ کچھ فوجی افسران کا ذکر کر رہے ہیں، اچھا یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کی سورس میں آپ اس ویڈیو میں لگا دوں گا کہ یہ کون سی سورس ہے، آپ بھی جا کے یہ مطالعہ کر سکتے ہیں، یہ میری اپنی کہی ہوئی باتیں نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عاصم منیر آئے تو چونکہ انہوں نے بطور DG ISI کو مسترد کیا تھا، اس لیے آگے جا کر ان کے ساتھ کام کرنا سازگار نہیں ہوگا۔ عاصم منیر صاحب ان کے اگر سامنے آئے تو ان کے لیے کام کرنا ان کے ساتھ مشکل ہوگا۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک طرف تو وہ زبردست افسر اور کمانڈر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اس بات کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے کہ بطور آرمی چیف ان کی تقرری سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک سیاسی مسئلہ بھی بن چکی ہے، یعنی کہ سیاسی جماعتوں کو یہ ڈر بھی ہے کہ کہیں سیاست میں مداخلت نہ کی جائے۔ یہ ایک الگ بحث ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حکومت کی جانب سے ان کی نامزدگی کے بعد وزیر دفاع نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے صدر عارف علوی اس ضمن میں اپنی ذمہ داری نبھائیں گے، اور جو کہ وہ نبھا چکے ہیں، اور بہت اچھا انہوں نے کیا جو سمری پر دستخط کر دیے۔ عاصم منیر کی نامزدگی سے قبل ان کے بارے میں تکنیکی بنیادوں پر سوالات بھی اٹھائے جا رہے تھے۔ عاصم منیر 27 نومبر کو ریٹائر ہو رہے تھے اور جنرل قمر جاوید باجوہ 29 نومبر۔ باقی معاملات ایک طرف، لیکن ایک بات سبھی مانتے ہیں کہ عاصم منیر ایک آؤٹ سٹینڈنگ افسر ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ساحر شمشاد کون ہے آخر؟ ساحر شمشاد کا تعلق پنجاب کے ضلع چکوال سے ہے۔ وہ سن 2021 میں فوج میں 3 اسٹار جنرل کے طور پر راولپنڈی کور کمانڈ کر رہے ہیں۔ ساحر شمشاد کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر 2019 میں ترقی دی گئی تھی، جبکہ انہوں نے بطور ایڈجوٹنٹ جنرل اور چیف آف جنرل اسٹاف کے فرائض بھی انجام دیے ہیں۔ ان کا تعلق سندھ ریجمنٹ کی 8ویں بٹالین سے ہے اور وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے 76 لانگ کورس کا حصہ رہے ہیں۔
उन्होंने बतौर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस भी फराइज अंजाम दिए, जबकि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दौरान उन्होंने इन्फेंट्री डिवीजन भी कमांड किया है। एक साबिक फौजी अफसर के मुताबिक साहिर शमशाद बतौर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस उभरे और ये दौर साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ का था। इस दौरान साहिर शमशाद GHQ में राहिल शरीफ की टीम का हिस्सा भी रहे और मुख्तलिफ फौजी ऑपरेशन की सरपरस्ती भी की, जिनमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन भी शामिल था। यानी कि इतने अहम तरीन अफसर हैं कि जो तहरीक तालिबान के खिलाफ जनरल राहिल शरीफ ने जो ऑपरेशन किया उसमें भी इनका बड़ा किरदार था। इनके साथ काम करने वाले एक अफसर ने बताया कि पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत के सिलसिले को शुरू करने और इसे जारी रखने वालों में साहिर शमशाद का बहुत अहम किरदार रहा है। फौजी अफसर ने बताया कि 3 स्टार जनरल के ओहदे पर फाइज होने के बाद इनको चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर तैनात किया गया था। ये काफ़ी ताकतवर ओहदा होता है जिसमें फैसला साजी के साथ साथ खारजा उमूर और कौमी सलामती के मामला भी देखने होते हैं। अक्टूबर 2021 में उन्हें बतौर कोर कमांडर रावलपिंडी तैनात किया गया था। फौज के अफसरान बताते हैं कि इस ओहदे पर आने का एक मकसद सीनियर ओहदों और आर्मी चीफ के ओहदे पर फाइज होने की जिम्मेदारी से आगाह करना होता है। अफसर को हर तरह की कमांड में परखना पड़ता है और इस हवाले से साहिर शमशाद को ऑलराउंडर कहना गलत ना होगा। लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब ने साहिर शमशाद के बारे में कहा कि सीनियर होने के साथ साथ साहिर शमशाद को मुख्तलिफ ओहदों पर परखा गया। इनके बारे में कोई निजी नौयत की खबर अब तक सुनने में नहीं आई, जिससे साबित होता है कि इनकी प्रोफेशनल जिंदगी इनके लिए कितनी अहमियत रखती है। अच्छा, ये 2 वो तैनातियां हैं और ये 2 वो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो इस वक्त आज की तारीख में पाकिस्तान में हुई, जिससे दुनिया भर में ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में और पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्कों में शोर गुल मचा हुआ है। इन तैनातियों का असर पाकिस्तान में कब होगा ये तो आप लोग जानते हैं, लेकिन इसका पॉजिटिव असर होगा या नेगेटिव असर होगा इस बारे में कहना कबल वक्त है। ये वीडियो इन 2 डेवलपमेंट्स के हवाले से डिटेल वीडियो है। इसमें आप मुकम्मल मालूमात आप जान सकते हैं इन दोनों जर्नलों के बारे में। अब आगे के क्या हालात हैं, क्या लाएमल तैयार किया जाएगा और ये कब हेल्प लेंगे, उसकी डिटेल आपको अगले वीडियो में दे दी जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया।